रिसेंट ट्रेंड्स फूड की सप्लाई और डिमांड में क्या है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये 1992 में चूंकि रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी, तो ऑलमोस्ट ये उस वक्त की बातें जो है ना उनको हम यहाँ पे, लेकिन ये आप देखेंगे कि आपको रिसेंटली भी इसी तरह की चीजें नजर आ रही होंगी। तो रिसेंट ट्रेंड में अगर हम देखें फूड सप्लाई और डिमांड में, तो एक चीज देखी गई है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है ना वो बड़ी तेजी से ऐड हो रहा है, और विद द बिलियन पीपल एडेड एवरी डेकेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड अलोन। यानी स्टैटिस्टिक्स अभी हमें कहते हैं कि हर 10 साल बाद तकरीबन 1 अरब के करीब आबादी जो है वो ऐड हो रही है। और ऑफ कोर्स ये ग्रोथ जो है पॉपुलेशन के अंदर, ये फूड की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को अफेक्ट करती है। पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ सर्ज इन ग्रेन प्रोडक्शन, a spectacular rise in the meat production and consumption, and the emergence of an increasing vital role of international trade. ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फूड की जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो बड़ा तेजी से इफेक्ट हो रही है। तो ट्रेड का एलिमेंट जो है वो भी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, इसकी वजह से भी प्रोडक्शन कंजम्पशन जो है वो इफेक्ट हो रही है, हमें इंपोर्टेड चीजें भी अवेलेबल हैं। हाई yielding varieties of wheat and rice swept across much of Asia during 1970s and early 80s, easing fears of imminent famine. और ये इसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया था, और बाद में जीएमओ की एंट्री थी, जिसकी वजह से हमारी जो मेन सीरियल्स थी व्हीट और राइस, स्पेशली एशिया के अंदर इनकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो एक फेमाइन का खतरा था, कहत का खतरा था, वो खत्म हो गया। Cereal yields have risen more modestly in recent years, but they have still outstripped gains in other crops such as cassava, potato and beans. तो स्टिल कहता है कि नो डाउट सीरियल्स के अंदर अब उतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही रिसेंट ईयर्स के अंदर जितनी कि 70s और 80s में नजर आई थी, लेकिन स्टिल कसावा, पोटैटो और बीन्स की निस्बत इस सेक्टर की ग्रोथ जो है वो बेहतर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाटा जितना भी हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ये एफओ स्टैट के नाम से एक वेबसाइट है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको मेंटेन करती है, वहाँ पे हमें अवेलेबल है। इसमें आप देखें कि पॉपुलेशन एंड ग्लोबल फूड प्रोडक्शन इंडिसेस 1966 से लेके 1998 का डाटा जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। 1996 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दुनिया की आबादी जो है वो ये 100 अगर आपको नजर आ रही है, तो ये ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इंक्रीज जो है वो आगे नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद सीरियल प्रोडक्शन अगर आप देखें तो इसमें ये 75 में 70 बल्कि 78 79 तक अगर आप देखें तो इसमें आपको बूस्ट नजर आ रहा है, फिर इसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है, फिर अप्स एंड डाउन्स इसके अंदर हर 10 साल के बाद आपको एक साइकिल जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी चीज इसमें मीट की प्रोडक्शन को हाईलाइट किया गया, तो वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज कर रही है। तब कौन से फैक्टर्स हैं इसको कंट्रोल कर रहे हैं? ये नंबर 1 तो पॉपुलेशन का बढ़ना, वो डिमांड सप्लाई की वजह से कमोडिटीज की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा मीट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्पेशली इनकम पर कैपिटा इनकम जब इंक्रीज होती है तो उससे भी इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। Cereal grain production kept pace with rising population in some nations as India, while many other countries are relying on import to feed the population. तो हम ट्रेंड्स, रिसेंट जो ट्रेंड्स हैं फूड सप्लाई और डिमांड के अंदर, उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो इसमें पहला ट्रेंड ये शो किया गया है कि सीरियल ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो एक खास रफ्तार से जो है वो बढ़ती जा रही है। किस रफ्तार से? जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो प्रोडक्शन उतनी नहीं ले सकते जितनी उनकी आबादी बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली दे हैव टू रिलाई ऑन द इंपोर्ट टू फीड द पॉपुलेशन। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका रिस्पॉन्डेड with the flood of exports.
और मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज अगर हम देखें इन केस ऑफ सीरियल्स, तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका शामिल है। और इसकी एक रीजन ये भी बताई जाती है कि देयर गवर्नमेंट्स सब्सिडाइज टू फार्मर्स हेल्प फ्यूल सीरियल प्रोडक्शन इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। कि वहां पे गवर्नमेंट जो है वो किसान को कहती है अब मजीद ग्रो करो, अगर इनपुट आपकी यहाँ पे बढ़ रही है ना तो वो उनको सब्सिडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के फार्मर्स, फिर मैकेनाइजेशन बड़ी वहाँ पे है, एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, तो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है। तो अल्टीमेटली दीज कंट्रीज हैव बिकम नेट इन एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर, दुनिया यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है। Such subsidies led to a glut of grains. ये glut of grains क्या कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, ड्राइविंग डाउन फूड प्राइसेस ऑन द वर्ल्ड मार्केट्स, और अल्टीमेटली फूड प्राइसेस जो है वो रेगुलेट करती है, एंड लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप एज अ सिग्निफिकेंट नेट एक्सपोर्टर ऑफ grain. Rising income in many parts of the developed world fueled a boom in the meat consumption, particularly of poultry. तो नंबर वन मीट की कंजम्पशन बढ़ी है किन कंट्रीज में जहाँ पे इनकम बढ़ी है, स्पेशली वो डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे अब इनकम लोगों की पर कैपिटा ज्यादा हो रही है। और मीट की प्रोडक्शन में देखें तो मेजर शेयर जो है वो पोल्ट्री का। A typical person in the developing world still consume only a third as much meat on an average as a typical person in the developed country. इसका मतलब क्या है कि अभी स्टिल यहाँ का जो शहरी है वो तीसरा हिस्सा जो है वो मीट खाता है एज कम्पेयर टू जो 12 कंट्रीज के शहरी हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे भी इनकम लोगों की इतनी बढ़ गई तो अल्टीमेटली यहाँ भी 2 से 3 गुना डिमांड जो है वो पैदा होने के चांसेस हैं। इंडिया, चाइना हैज मैनेज टू सेटिस्फाई द बल्क ऑफ देयर ओन सीरियल मार्केट डिमांड्स, यानी ये दोनों कंट्रीज इसमें खुद कफील हैं, इन्होंने मैनेज कर ली हैं चीजें। वर्ल्ड वाइड प्राइसेस ऑफ आर मेज, राइस एंड व्हीट हैव declined by 50% or more over the last 20 years, and consequently food as available to satisfy the market demand for these commodities. Significant improvements have been made. The proportion of children under age of 5 who suffer from malnutrition fell sharply from 45% in late 60s to 31 in late 90s. और इसमें मेजर अगर आप देखें तो ये जो कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया, यहाँ पे स्पेशली फूड की अवेलेबिलिटी बेहतर होने की वजह से जो मालन्यूट्रिशन है वो उसके इंडिकेटर्स जो है उन्होंने उनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट नजर आई है। However, due to population growth, absolute number of malnourished children has fallen much less sharply from 187 million to 167 million children during this period. लेकिन जब एब्सोल्यूट टर्म्स में हम देखते हैं तो इसमें हमें इतनी ज्यादा डिक्रीज नजर नहीं आती कि पहले 187 मिलियन बच्चे माल नॉरिश थे, अब 167 मिलियन जो है वो माल नॉरिश है। इसकी वजह क्या है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है ना वो साथ साथ बढ़ती जा रही है, तो फिक्स चीज नहीं है कि जिसको जो है ना कंट्रोल कर लिया जाए। Asia had led the way in tackling child malnutrition, while progress have been difficult to sustain in South Asia. यानी एशिया में ओवरऑल तो हमें सिचुएशन बेहतर नजर आती है, लेकिन साउथ एशिया में जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं, यहाँ पे हमें उस रफ्तार से प्रोग्रेस नजर नहीं आती। एशिया में कहता हूँ तो इसमें जापान भी शामिल है, आप यहाँ तक देख लें तो सूरज वहां से चढ़ना शुरू होता है। which significantly lowered the number of malnourished children during 1970s but experienced an upturn during the first half of the 1980s. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भी, ये एशिया में माल नॉरिश चिल्ड्रन जो है वो 1970 में अगर आप देखें तो अराउंड ये 98 97 मिलियन थे। तो इसमें एक तो ये खास पेस से इनका नंबर चलता जा रहा था, फिर इसके अंदर हमने देखा कि 1980s में हमें इंक्रीज नजर आया, ठीक है, यानी माल नॉरिश चिल्ड्रन जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, और उसके बाद फिर इसमें ग्रेजुअली जो हमें डिक्लाइन नजर आता है। ईस्ट एशिया में देखें तो 80 मिलियन से आप देखें कि वो विद इन 5 years उन्होंने 80 to 60 या इवन 58 पे वो पहुंच गए।
और फिर उसमें ग्रेजुअली हमें डिक्लाइन नजर आता है। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह के कंट्रीज शामिल हैं। सब साहारन अफ्रीका देखें तो इसमें अभी भी उसी पेस से हम देख रहे हैं कि सिस्टम इनका जो है वो उसी रफ्तार से जो है वो चल रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती। और लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न एशियन, नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली एक लोअर नंबर ओवरऑल जो है माल और चिल्ड्रन का नजर आता है, क्योंकि इन एरियाज की पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी कि साउथ एशिया, एशियन कंट्रीज की एग्जिस्ट करती है। In a world that has experienced astounding advances in knowledge and growth during the past century, 1/3 of all children in sub-Saharan Africa continue to go to bed hungry and have their mental and physical development compromised by the effect of hunger. तो जहाँ पे बच्चे जब वो कह लें कि 1/3 बच्चे जो उनको खाने को अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे फिर उनकी मेंटल और फिजिकल जो कैपेबिलिटीज हैं वो अफेक्ट होती हैं। 2020 का सिनेरियो जो कि इस रिपोर्ट के अंदर पेश किया गया था, उसमें देखा जाए तो बेसलाइन सिनेरियो क्या है कि जहाँ से हमने बात करनी शुरू करनी है। Will hunger persist for 10 of millions of children for foreseeable future? Will the earth natural resources base will be available to keep up with food demand from a steady rising world population? The baseline scenario described here gives our best estimates of the most likely world food situation in 2020 if governments make no major changes in their agricultural and economic policies and investment, and if population grows at the rate given in the United Nations medium projection. तो ये कहता है कि भाई इसमें हमने जो वैल्यूज फीड की है ना, अगर इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आती फ्यूचर में ना, जो कि कब आती हैं कि जब गवर्नमेंट से है ना वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना शुरू कर दे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसी पेस से चलती जाएगी, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमने बेस्ट एस्टिमेट जो है ना वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। द सिनेरियो सजेस्ट दैट although overall global food security may improve somewhat in the next 2 decades, millions of children will remain hungry, and in some regions food insecurity will be terrible, and this is rightly said. अब देखें तो 1992 की बातें अभी भी हमें ऐसे ही फील हो रही हैं कि नो डाउट फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, लेकिन स्टिल कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ये सिचुएशन जो है वो वर्स से वर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। Population growth slows and people in developing countries diversify their diets away from cereals because of rising prosperity and changing dietary preferences. Growth in cereal demand in developing world is projected to decline from 2.3% in a year to 1.3% in 1970 to 2020. अब दो फैक्टर यहाँ पे उसने जिक्र किया है। नंबर 1 कि पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर कम होना शुरू हो जाए, नंबर 2 अगर लोग उनकी इनकम इतनी बढ़ जाए कि वो अपनी डाइट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दें। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि जिसकी इनकम कम होती है वो हो सकता है वो रोटी चावल ही खा रहा है सुबह दोपहर शाम, और जिसकी इनकम ज्यादा है वो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट और बाकी फूड ग्रुप्स जो है उनको भी ऐड करता है। सो दे आर मोर डाइवर्सिफाइड देयर डाइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन दी प्रॉस्पेरिटी, इनकम कितनी बड़ी है लोगों की, और इसके साथ साथ उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस के अंदर क्या चेंज आई है। तो इस हिसाब से देखा गया है कि जो सीरियल्स की डिमांड है वो 1974 से 97 तक 2.3% इसके अंदर डिक्लाइन देखा गया, जबकि इसके बाद वाले सालों में ये मजीद जो है वो डिक्लाइन देखा गया, जिसको उन्होंने 1.3% का नाम दिया है। Nevertheless, the absolute increase in demand for food cereals during 1970 to 2020 is expected to be as large as the increase in demand during the preceding 23 years. लेकिन still absolute terms में जिससे रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्टिल सीरियल्स की डिमांड जो है वो हायर साइड पे रहने की प्रोजेक्शन की गई थी। तो यहाँ पे 3 जो है ना वो आपको ड्यूरेशंस का पता चलेगा। ब्लू जो है 1974 का डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर 1997, और फिर ये प्रोजेक्टेड वैल्यू जो है वो उसका जिक्र किया गया।
तो वर्ल्ड डिमांड फॉर सीरियल्स जो है इसमें देखा जाए तो पहले ये 664 मिलियन मेट्रिक टन थी, जो कि 725 होने की तो थी कहाँ पे, डेवलप कंट्रीज के अंदर, और 822 होने की आफ्टर 2020। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखें तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड है, और तकरीबन डबल जो है वो डिमांड होने के चांसेस। और वजह क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है ज्यादा। ओवरऑल ग्लोबल प्रोजेक्शन देखी जाए तो 1208 से बढ़ के 1843 इन 1997, और 1997 से लेकर 2020 तक देखा जाए तो इसमें 2497 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो टोटल हमें यहाँ पे सीरियल्स की डिमांड जो है वो नजर आती है। तो कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं कि चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड हैं या ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सीरियल्स की डिमांड जो है वो राइज हो रही है और राइज होती रहेगी। Developing countries in Asia, because of their larger and more urbanized population and rapid economic growth, will account for half of the increase in global demand for cereals, with China alone accounting for 1/4. अब ये ग्रोथ जो बताई जा रही थी सीरियल्स की, उसमें कहा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में, स्पेशली वो कंट्रीज जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है तेजी से, लोग शहरों को प्रेफर कर रहे हैं विलेज लेवल से, या जहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेहतर हो गई है, वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। तो इसकी एग्जांपल उसने दिया चाइना की कि ये दुनिया में 50% जो ग्रोथ है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज के ही होने के चांसेस हैं एशिया के अंदर। और उनमें से भी अगर देखा जाए तो चाइना अकेला जो है वो 25% जो डिमांड है 1/4 वो चाइना की तरफ से आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12% डिमांड फ्रॉम इंडिया, 27% फ्रॉम चाइना, बाकी एशियन कंट्रीज में 14%, अफ्रीकन कंट्रीज 11%, लैटिन अमेरिकन 11%, वेस्टर्न एशिया नॉर्थ अफ्रीका 10%, और ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो देयर रिक्वायरमेंट इज 15%। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 654 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना उसकी इंक्रीज नजर आ रही है, और ये ज्यादा जो है ना वो एशियन कंट्रीज के अंदर होने के चांसेस हैं, और रीजंस भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर मीट इज फोरकास्ट टू राइज बाय मोर देन 55%। तो सीरियल्स के साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई अगर हम मीट की देखें तो इसमें भी 55% इंक्रीज नजर आ रहा है 1997 से 2020 के दरमियान, और ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे होने के चांसेस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में। China alone will account for 40% of this increase compared with India's 4%। अब यहाँ पे अगर हम ये दोनों एशियन कंट्रीज का कंपैरिजन करें तो चाइना की इकोनॉमी बेहतर होने की वजह से उनकी डिमांड जो है वो मीट की बढ़ रही है एज कंपेयर टू, यानी 10 टाइम्स मोर डिमांड एज कंपेयर टू इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। Even though the demand for meat will double in South Asia, Southeast Asia, and Sub-Saharan Africa, per capita consumption of meat will remain far below levels in the developed world। तो ये बर आज़म है भाई, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और सब सहारन अफ्रीका, यानी एशिया और अफ्रीका के अंदर डिमांड जो डबल होने के चांसेस हैं, लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन जो मीट की है तो स्टिल उन लेवल से बिलो ही रहने के चांसेस हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। और ये स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में 1974 में मीट की डिमांड जो है वो 77 मिलियन मैट्रिक टन थी, जो कि 98 होने के चांसेस थे 1997 में, और 114 इन 2020। इसी तरह डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो यहाँ पे डिमांड हमें ज्यादा तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, 32 से 111 और 213, यानी यहाँ पे आपको 1974 से 2020 तक ये डबल नहीं होती नजर आ रही, 77 से 114 होगी, और यहाँ पे ये 32 से ऑलमोस्ट आप देखें तो ये 6 to 7 टाइम्स बढ़ के 213। तो मेजर इंक्रीज विल बी एक्सपेक्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। और ग्लोबल लेवल पे देखें तो
जहाँ पे ये दोनों शामिल हो जाएंगे, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, 109 जो डिमांड थी 74 में, वो 327 होने के चांसेस हैं इन 2020। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसमें हमें इंक्रीज जो है वो नजर आ रहा है। और ये सारी चीजें किस चीज पे बेस कर रही हैं? इकोनॉमिक पावर पे, परचेजिंग पावर पे, कि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो कॉस्टली आइटम्स की वो भी बढ़ रही है। अब मीट के अंदर अगर हम देखें तो मेजर इंक्रीज विल बी इन पोल्ट्री। पोल्ट्री विल अकाउंट फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर मीट टू 2020। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में पोल्ट्री ज्यादा नहीं खाई जा रही, पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है। 1997 में 40% जो है वो पोर्क का शेयर होता था मीट के अंदर, ठीक है, जो कि 2020 में इसके अंदर 9% डिक्लाइन देखा जा रहा है। अब ये जो 9% डिक्लाइन है, ये ऐड किस साइड पे हो रहा है? पोल्ट्री, जो कि 28% थी, उसकी डिमांड 40% होने जा रही है। इसी तरह हमें शीप और गोट, मटन के अंदर जो है वो एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, जबकि बीफ प्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी हमें 2 से 3% डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो ओवरऑल पोर्क एंड बीफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, वेयर एज पोल्ट्री प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो इसका एक और मैसेज क्या निकलता है कि ड्रामेटिक शिफ्ट इन द टेस्ट फ्रॉम रेड मीट टू व्हाइट मीट, चिकन। अब इस हिसाब से ये इतना ज्यादा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी प्रोडक्शन मीट की बढ़ेगी, इसका मतलब है कि फिर एनिमल्स को फीड करने के लिए फीड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी और ग्रेन्स के ऊपर मजीद प्रेशर पड़ने का चांस है। और वो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि जो भी सीरियल्स प्रोड्यूस हो रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 1997 से 20 के अंदर, फूड के लिए इनकी यूटिलाइजेशन जो वो 67% है, जो कि 2020 में इसके अंदर 5% डिक्लाइन नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये डिक्लाइन किस साइड पे शिफ्ट हो रहा है कि फीड के अंदर जो 21% शेयर था वो बढ़ के 26% हो रहा है। मतलब कि जो एशियन कंट्रीज के अंदर, सॉरी, जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सीरियल्स की प्रोडक्शन है, उसका शेयर जो है फॉर द फीड प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा इन 2020। और ये चीजें बिल्कुल इसी तरह ही साबित हो रही हैं। टोटल डिमांड जो है वो 1997 में 1118 थी, जो कि 2020 के अंदर 1674 जो है वो होने की एक्सपेक्टेशन है। People in developing countries will also increase their demand for other staple food commodities. In many parts of Africa, roots and tubers, especially cassava and sweet potato and yams, are a major source of nourishment. ये तीनों की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, स्वीट पोटैटो और इसमें कसावा, स्वीट पोटैटो और याम। तो यहाँ पे अगर आप देखें, रीजनल शेयर ऑफ इंक्रीज रूट्स एंड ट्यूबर्स डिमांड, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, इसके अंदर हमें इंक्रीज क्या है वो नजर आ रहा है। Even though growth in cereal demand is slowing, farmers in developing countries will not be able to keep pace. यानी डिमांड सीरियल्स की नो डाउट कम होएगी जैसे जैसे डाइटरी डाइवर्सिटी में बाकी फूड आइटम्स शामिल होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज जो उनके फार्मर्स के पास इतनी मैकेनाइजेशन या टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस रफ्तार को मेंटेन रख सकें। तो अल्टीमेटली डेवलपिंग कंट्रीज में जो क्रॉप का एरिया एक्सपेक्टेड है वो इतना ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, because new agricultural land will be scarce. Increasing cereal production will require increasing productivity, so that is getting greater cereal yield from a given hectare of land. और इसके रीजंस क्या हैं कि भाई इनकी पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बेटर पॉलिसी मेजर्स रखते हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स एंड सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, growing water shortage, slowing public investment in crop research and irrigation infrastructure, and heavy use of fertilizers, water, and other inputs, especially in case of Asia. Cereal yield growth rates by regions 1967 to 2020.
तो हम अपने पे फोकस कर लेते हैं साउथ एशिया में भाई। अगर देखा जाए तो 1967 में ये वाला जो लाइट येलो कलर है, इसमें आप देख रहे हैं कि इनकी डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट 3% पर ईयर के हिसाब से इसमें हमें इंक्रीज नजर आ रहा था, जो कि फिर ये अराउंड 2% इन 82 टू 97 एंड 97 टू 2020 इसमें ये 3% से शेयर कम हो के 1.2 और 3% जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि सीरियल्स की जो यील्ड है उसका ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो वो साउथ एशिया में कंपैरेटिवली हमें लोअर साइड पे नजर आता है, जबकि ये डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात कर लें तो वहां पे हमें एक खास लेवल पे पेस जो है वो नजर आती है। United States will become an even more dominant force in agricultural markets, while Europe will continue to be a major agricultural exporter. तो ये दुनिया का नेट सिनेरियो है भाई। इसमें यूएसए देखें 1997 में भी वो लीड कर रहा है नेट एक्सपोर्टर की हैसियत से, यानी सरप्लस है उसके पास कमोडिटीज, और 2020 में भी उसमें वो मजीद इजाफा जो है वो बताया जा रहा है। इसी तरह यूरोप की बात कर लें तो उसमें भी इंक्रीज है, जबकि बाकी जितने भी रीजन्स हैं इनमें आप देखें तो दे विल रिमेन नेट इंपोर्टर। ग्रेन्स वगैरह सीरियल्स जो है इनको यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, इसमें वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका, चाइना। चाइना में डिमांड इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि वहां पे फीड के लिए भी सीरियल्स की यूटिलाइजेशन, क्योंकि मीट की डिमांड बढ़ी तो फीड की डिमांड बढ़ी, और फीड की डिमांड बढ़ी तो मोर ग्रेन्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर फीड सेक्टर एज वेल। इसी तरह साउथ एशिया, इसमें मेजर रीजन डिमांड के साथ साथ पॉपुलेशन का भी तेजी से बढ़ना जो है वो शामिल है। Sharp falls in food prices over the last 2 decades were a great benefit to the poor who spend a large share of their income on food. But international cereal prices are projected to decline only slightly during the next 2 decades, a significant break from the past trends. तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जो सीरियल्स की प्राइसेस हैं दे आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन स्लाइटली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 decades। पहले इनके अंदर बड़ा शार्प जो है वो पहले 2 डेकेड्स के अंदर देखा गया कि बड़ा शार्प इनके अंदर डिक्लाइन आया है, और उसका फायदा किसको हुआ? पुअर्स को, जिनको खाने पीने के लिए ज्यादा जो है ना वो सीरियल्स के ऊपर ही खर्च करना पड़ता था। तो यहाँ पे ये मेजर सीरियल्स की बात कर लेते हैं कि वीट जो है वो 97 में और 2020 में क्या सिनेरियो है। मेज में ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड नजर आ रहा है, जबकि राइस की कंजम्पशन जो है उसमें भी आप देखें तो कंपैरेटिवली डिक्लाइन है। सीरियल प्राइसेस बाय क्रॉप, और इसी तरह अदर कोर्स ग्रेन्स, तो ऑलमोस्ट चाहे वो वीट है, मेज है, राइस है, इनकी प्राइसेस का स्टेबल रहना, इसका बेनिफिट पुअर्स को जाने की उम्मीद है। Overall, the number of malnourished children is expected to continue its gradual decrease from 166 million in 97 to 133 million in 2020। लेकिन स्टिल ह्यूज नंबर है भाई, और स्पेशली कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ये नंबर बढ़ रहा है कम होने की बजाय। एशिया में बड़ी प्रोग्रेस है भाई, साउथ एशिया में यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 मिलियन से डिक्लाइन हो गया, 60 मिलियन जो है वो नंबर 2020 में एक्सपेक्टेड है, जबकि सब सहारन अफ्रीका के अंदर आप देखें तो इसमें इंक्रीज यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी सब रीजन्स के अंदर जो है वो आपको कंपैरेटिवली डिक्लाइन नजर आ रहा है। और ओवरऑल हम देखें तो 166 मिलियन से कम हो के 132 मिलियन जो है वो होने की प्रेडिक्शन की गई थी इस मॉडल के अंदर। The number of China's malnourished children will fall by half, while India will experience slower improvement and will remain home to a third of all malnourished children in the developing world. तो चाइना ने चूंकि 10 टाइम्स हमने देखा ना मोर डिमांड फॉर मीट एज कम्पेयर टू इंडिया, इसका मतलब उनकी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हुई, तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ उनकी जो पॉपुलेशन थी बच्चों की, उनको इस माल नॉरिश साइकिल से
बाहर निकाल लिया, जबकि इंडिया जो है वो स्टिल 1/3 ऑफ द malnourished चिल्ड्रन जो हम दुनिया के वो हमें वहां पे नजर आते हैं. Sub-Saharan Africa, the number of malnourished children is forecast to increase by 6 million or 18% compared with 1997. Sub-Saharan Africa is likely to remain a hotspot of hunger and malnutrition for years to come. यानी इसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी नजर नहीं आ रही, मोटिवेशन भी नजर नहीं आ रही पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पे. इट मीन्स कि ये रीजन जो है वो दुनिया में हॉट स्पॉट ही रहेगा जब भी माल नॉरिश चिल्ड्रन की बात की जाएगी. So, as a conclusion, this report shows some of the key policy and investment decisions that are likely to lead the world in the direction of food security for all, and other decisions likely to lead to increased poverty and malnutrition. So definitely जो positive decisions करेंगे वहाँ पे positive outcomes होने के chances हैं, और वो regions जहाँ पे इतना ज़्यादा focus नहीं किया जाएगा, decisions जो है वो timely नहीं किए जाएंगे, वहां पे पॉवर्टी और मालन्यूट्रिशन बढ़ने की प्रेडिक्शन की गई थी. Steps towards the future of global food security will have enormous payoffs worldwide, offering all people a higher quality of life and greater economic potential. तो जितनी फूड सिक्योरिटी जिन एरियाज में भी, जिन कंट्रीज में भी होगी, वहां पे लोगों की क्वालिटी लाइफ होने के चांसेस हैं. इसी तरह उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है या उन कंट्रीज का इकोनॉमिक पावर बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं. और इन कंट्रास्ट, इफ डिसीजन मेकर्स फेल टू रिफॉर्म की पॉलिसीज और मेक एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, or even they reduce policy efforts slightly from those described in the baseline scenario, the cost in terms of human misery and wasted potential will be enormous. और जो कंट्री अमल नहीं कर पाएंगे, नो डाउट इस मॉडल में सारी सिचुएशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी गई है. इसका मतलब है कि जब आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम होने जा रही है और वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लें, तो अल्टीमेटली जो माइजरी होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, या जो पोटेंशियल उन कंट्रीज का वो वेस्ट होने के चांसेस हैं, उसको रोका जा सकता है. डिटीरियोरेटिंग नेचुरल सोर्सेज, stagnant technology and rising population densities are common features of the rural landscape in sub-Saharan Africa. तो एक तो इनकी पॉपुलेशन का उसी रफ्तार से बढ़ते रहना, दूसरा यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑब्सोलीट किस्म की यूज करना, इनोवेशन ना आना, इन्वेस्टमेंट ना आना एग्रीकल्चर के अंदर, और दिन ब दिन नेचुरल सोर्सेज है उनकी डिटीरियोरेशन का ज्यादा होना. ये स्टेल जो है वो प्रोजेक्ट किया गया था इस रिपोर्ट के अंदर. ये सब सारे अफ्रीका के कंट्रीज जो है वो इसी तरह फेस करते रहेंगे जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे. These will be alleviated only with the major structural transformation. एक मेजर लेवल पे ओवरहॉलिंग की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है. फ्रॉम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है? जो कि गुजारा लायक हो, तो बस इतना पैदा कर लिया कि खुद ही खा पी लिया, टू अ कमर्शलाइज्ड एंड हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल कमोडिटी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन. तो मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने से सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से कमर्शियल एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर की तरफ इकोनॉमी जो है उसको शिफ्ट किया जा सकता है. और जितनी ये प्रोडक्टिव और कमर्शियल एग्रीकल्चर होगी, उतनी वहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट किया जा सकता है. इक्वली इंपॉर्टेंट आर इन्वेस्टमेंट इन सोशल सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ एंड ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक growth. Better policies and increased investments can greatly improve food security for millions of people. The future of world will reflect in insightful ways the choice made by national governments, non-governmental organizations and private companies now and in the coming year. तो किसी भी रीजन के अंदर वहाँ की जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है, उसका फ्यूचर जो है वो डिपेंड कर रहा है चॉइसेस के ऊपर. अगर बेटर चॉइसेस हैं और चॉइसेस के ऊपर नेशनल गवर्नमेंट्स, वहाँ की एनजीओज और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर वो मिलके काम करती हैं, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट भी उन्हीं को मिलने के चांसेस हैं. दो चॉइसेस विल बिल्ड द वर्ल्ड दैट वी विल फेस इन 2020. ऑफ कोर्स
अगर हम कहते हैं कि इस वक्त भी यूरोप बेहतर है, अमेरिका बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया बेहतर है, तो उसके पीछे उनकी गवर्नमेंट्स, उनकी एनजीओज और उनकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन सब की जो है ना हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आती है फॉर बेटर पॉलिसी, फॉर मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट इन सोशल सर्विसेज। और जिन कंट्रीज में हमें ये चीजें नजर नहीं आती, उसमें स्टिल साउथ एशिया के अंदर इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सेम प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं। और इसी तरह जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे सिचुएशन इनसे भी वर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। So this is the reference material we have used for this lecture. This was all about